अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, दुश्मन इतिहास। दुश्मन की कब्र को भी तोड़ने की इजाजत सनातन धर्म नहीं देता। कब्र की आवश्यकता क्या है? औरंगजेब था क्या? यह औरंगजेब एक हिंदू द्वेष्टा दहशतवादी था। नायक बन के घूम रहा है, यही स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी गुलामी की निशानी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है और इस पर सियासी हंगामा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के समर्थक महाराष्ट्र की गलियों में विरोध का झंडा बुलंद कर चुके हैं। वो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र गुलामी का प्रतीक है। ऐसे में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज हो चुकी है। पूछा यह जा रहा है कि छत्रपति संभाजी महाराज को मारने से पहले 40 दिन तक यातना देने वाले क्रूर शासक की निशानी को क्यों रखना है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि औरंगजेब की कब्र को कांग्रेस राज में एएसआई संरक्षण मिला, इसे कानून के दायरे से हटाना चाहिए। जबकि वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का दावा है कि औरंगजेब दुर्दांत आतंकी है और उसका नामो निशान मिटा देना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र के बाद पूरे देश में आंदोलन होगा। इस पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अभी नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, वो नए नए मुल्ले हैं, उनको इतिहास का पता नहीं। लेकिन कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कब्र तोड़ना तालिबान का काम है, भारत की संस्कृति मुर्दों से लड़ने की नहीं है। तो सवाल यह है कि मुर्दों से कौन लड़ रहा है, सियासत कौन कर रहा है। आइए सबसे पहले इस मुद्दे पर आई प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा में बढ़ेंगे आगे। महाराष्ट्र का हिंदू चाहता है कि औरंगजेब की कब्र का नाम और निशान मिटे। औरंगजेब जैसे पापी का नाम और निशान महाराष्ट्र से मिटे। आज कहीं पर भी औरंगजेब का नाम ना हो, यह चाहता है हमारे महाराष्ट्र का हिंदू। दुश्मन की कब्र को भी तोड़ने की इजाजत सनातन धर्म नहीं देता और भारत की संस्कृति और संस्कार और सभ्यता ये मुर्दों से लड़ने की नहीं है। हम लोग सारे इतिहास को अगर हम मद्देनजर रख के भारत के इतिहास को साक्षी रख के देखें तो हमारा इतिहास शौर्य का इतिहास है, पराक्रम का इतिहास है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने। छत्रपति जी के मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका और वहां उनकी कब्र। ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए, चाहे अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र हो। अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, दुश्मन इतिहास के। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए उन सवालों का जिक्र कर देती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल यही कि औरंग की कब्र क्यों टूट रहा है सब्र। 318 साल बाद ये मजहबी विवाद क्यों? आक्रांता पर आक्रोश है या फिर सियासी जोश है? मुर्दों से कौन लड़ रहा है, सियासत कौन कर रहा है? क्रूर शासक की यातना याद है और इसीलिए कब्र पर विवाद है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल आज इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता आकाश यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव हैं प्रवक्ता अजित गुट एनसीपी के। संजय द्विवेदी हैं प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के। जुनैद खान हैं एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत इस वक्त करना चाहूंगी संजय द्विवेदी जी आप ही के साथ
क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर सियासत तेज होती जा रही है। सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि एक तरफ औरंगजेब की कब्र को लेकर जो सब्र था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये विवाद कहां तक जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा? पूर्णिमा जी, ये सब्र नहीं टूटा है, मुद्दे से मुद्दे हैं नहीं तो भाजपा के पास। राम मंदिर का मुद्दा जब था, राम मंदिर का नाम लेते थे और कहते का गुलामी का प्रतीक बाबरी ढांचा को हम तोड़ेंगे। जब 90 में तोड़ने गए हमारे भारतीय लोग, तो वहां से बीएसपी और बजरंग दल के नेता भाग गए, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भाग गए, उन्होंने तोड़ने में सहयोग नहीं किया। तब बाला साहब को कहना पड़ा कि हमारे का शिवचंद्र ने तोड़ा है तो हमें इस पे गर्व है। तो मैं वही कह रहा हूँ, इनके पास न तो मुद्दा है भाई, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज एक किसानों की जो दिक्कतें हैं वो चरम सीमा पे। 3000 किसान लगभग किसानों की डेथ हो चुकी है महाराज। लेकिन इनको क्या है संजय जी, इनको औरंगजेब कौन लगता है आपको? आपको क्रूर शासक लगता है? लगता है आपको औरंगजेब आपको क्रूर शासक लगता है सर? ये बात में अरे सुनिए ना सर, आप अयोध्या में, इसीलिए वापस टू द पॉइंट आ रही हूँ। मैं सिर्फ औरंगजेब पे रहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आपको औरंगजेब क्रूर शासक लगता है या नहीं लगता? लगता है आपको? औरंगजेब की मजाक तोड़ने के लिए पूर्णिमा जी केंद्र सरकार सर मुझे सारी टेक्निकलिटीज पता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्रूर शासक लगता है या नहीं लगता है? मानते हैं या नहीं मानते? शासक है, उसका मानते हैं? तो अब ये बताइए मुझे बताइए कि क्रूर शासक की, अब मुझे इतना बताइए कि एक क्रूर शासक की निशानी रहे तो क्यों रहे, उसको हटाने की मांग हो रही है तो उसमें गलत क्या है? मैं दोनों पॉइंट समझना चाहती हूँ। 11 साल बाद बीएसपी को क्यों याद आई? सर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में पूछ रही हूँ ना आपसे। हमारे परदादा संजय जी, मैं क्या पूछ रही हूँ? मैं पूछ रही हूँ कि अगर जो लोग इस कब्र को तोड़ने की, हटाने की मांग कर रहे हैं, आपको क्यों लगता है कर रहे हैं? दूसरा जो लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो उसका आधार आपको क्या लगता है सर? मेरी बात सुन तो लीजिए, उसके धनार्जन करने की जरूरत है। केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, तो हमारे परदादा कह गए थे कितना बड़ा भी दुश्मन आपका हो, अगर उसकी मृत्यु हो गई हो तो जाके उसको श्रद्धांजलि दे दीजिए। ये हमारे दादा परदादा कहते थे और हमारे संस्कारों में ये है। मैंने हमारा औरंगजेब कोई हमारा कोई वंशज नहीं है। औरंगजेब भी कल तोड़ते हूँ, आज तोड़ते हैं, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इस पर राजनीति क्यों, इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? आज महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, उसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया जा रहा है? लोग भूखे मर रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, उसको क्यों नहीं मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं आज की डेट में। आज की डेट में इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। कोई मुद्दा नहीं। रोहन गुप्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मुद्दा दिखाई पड़ रहा है। रोहन गुप्ता जी, ये बताइए कि मुर्दा औरंगजेब को राजनीति जिंदा क्यों कर रही है? अब जो मुर्दा हो गया, जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया, उसको राजनीति जिंदा क्यों करना चाहती है? जी मुझे बताइए, मुद्दे की शुरुआत किसने की? आज पैनल में सारे लोग हैं, मुझे बताइए किसने शुरू की? अबू आजमी ने शुरुआत की? किसने की? किसने कहा था उनको? जो मूवी आई उसके ऊपर स्टेटमेंट करने किसी ने उनको फोर्स किया था? ये उनकी मानसिकता है। आप किसी चीज को छेड़ देंगे, फिर उसके ऊपर बहस होगी, फिर डिस्कशन होगा, फिर आप कहेंगे मुद्दा छेड़ दिया। अरे आप मत छेड़िए ना, आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया था कि औरंगजेब की तारीफ आप बीच में मत बोले भाई साहब। मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा। संजय जी एक एक करके सर देखिए मुद्दा पूर्णिमा जी, ये जो मानसिकता है, और आज ये दिन आ गए जो शिवसेना के बुरे दिन। देखिए कि आज अबू आजमी को डिफेंड करना पड़ रहा है। हमारे साथी तिलक लगा के बैठे और अबू आजमी को डिफेंड, ये इनकी मजबूरी हो गई है। अब कहां से जनता वोट कैसे देगी इनको? ये इनके बुरे दिन है, इसका कोई आंसर नहीं है। मुद्दा यहाँ पे पूर्णिमा जी ये है कि अगर आप पुष्टिकरण की राजनीति करेंगे और इतिहास में जो लिखा गया है उसके खिलाफ आप बात करेंगे तो देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आप औरंगजेब को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। आप औरंगजेब को जो हिस्ट्री में, एक सेकंड रुकिएगा संजय जी, मैं 3, 4, 5, 6, 10 बार कह चुकी हूं और आगे अगले 40 मिनट के लिए फिर कह देती हूं सर एडवांस में। बीच में प्लीज मत बोलिएगा। आपको 6 मेहमान इस वक्त नजर आ रहे हैं, 7वें थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबके लिए अपना अपना समय सर बनता है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं बीच में मत बोलिए, काउंटर रेडी रखिए। जब आपका नंबर आएगा फिर बोलिएगा ना, इनसे पूछिएगा सवाल, किसी ने मना नहीं किया आपको। प्लीज सर, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। रोहन अपनी बात को अब आप पूरा करेंगे।
पूर्णिमा जी, मैंने यही कहा कि इस मुद्दे की शुरुआत किसने की, पूरे देश के सामने है। और इतिहास में जिस प्रकार की व्यक्तित्व की हम चर्चा कर रहे हैं औरंगजेब के, उसकी तारीफ कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हकीकत आपके सामने आंकड़े दिख रहे हैं। इतिहास को छेड़ने का काम अगर इन लोग ने किया है और अगर सामने से जवाब मिलेगा, फिर आप कहेंगे कि इस मुद्दों को राजनीति मत लाइए। हम नहीं लाए, आप लाए हैं, पर अब लेके आए तो पर उसको फिर कैरी आपको फॉरवर्ड हकीकत तो सुननी किया पड़ेगी। जा रहा है ना, उसको कैरी फॉरवर्ड तो किया जा रहा है ना। अगर विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सड़क पर उतरता है, ये कहता है कि कब्र को हम तोड़ देंगे, आपको उसकी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती है। देवेंद्र फडणवीस की तुलना करने लगते हैं कुछ लोग औरंगजेब के साथ। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन कब्र की हम सुरक्षा करेंगे। मैं फिर इतना हो हल्ला क्यों? कब्र नहीं टूटेगी ना, एएसआई संरक्षित है ना, और उसके लिए आपको भी पता है कि बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, तो फिर इतना हो हल्ला और सियासत क्यों सर? पूर्णिमा जी, शुरुआत इन लोगों ने की है, फिर आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे कि हो हल्ला क्यों होगा? क्योंकि आप हर दूसरे दिन स्टेटमेंट आया है, एक आदमी ने नहीं किया, काफी लोगों ने स्टेटमेंट किया। और आज भी पैनल में जो भी इंडी गठबंधन के साथी है, वो किसी भी तरह उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप इतिहास को जस्टिफाई, औरंगजेब के इतिहास को जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये हकीकत है। मुद्दा आपने छेड़ा है तो आपको सामने हकीकत सुननी पड़ेगी, और देश की जनता के सामने है। जब उन्होंने कह दिया कि भाई उसकी जो सुरक्षा है वो पूरी की जाएगी, इतिहास में जो हो गया वो हो गया, आप उसको ग्लोरीफाई मत करिए, औरंगजेब की तारीफ मत करिए, मुद्दों पर राजनीति होगी। और जनता ने तो मुद्दों पर वोट दिए ना महाराष्ट्र में, तब तो ये कोई मुद्दे नहीं थे, जनता समझ के देती है। तो मेरा ये कहना है पूर्णिमा जी, ये विपक्ष के नेता की मानसिकता है। ये औरंगजेब का एक मुद्दा हो सकता है, आप बिल्कुल बात कहते हैं कि मुद्दे का आज कोई तूल नहीं है, पर ये एक चीज की मानसिकता दिखा रहा है कि आज भी जो लोग औरंगजेब के साथ खड़े हैं, वो देश के साथ कैसे हो सकते हैं, वो कैसे सनातन के साथ में हो सकते हैं? वो भारतवर्ष के खिलाफ है। सनातन की बात बाजू में रखिए आप, मैं भारतवर्ष के खिलाफ है। ये देश के साथ गद्दारी होगी जो औरंगजेब के साथ खड़ा होगा, जिस प्रकार का क्रूर उनका इतिहास है। कई डिबेट में मैंने देखा, अरे ये व्यक्ति ने ये किया, सोने की चिड़िया। अरे भाई साहब, जो अपने पिता का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, कि बुरी तरह से कत्ल किया, उसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं? ये कोई तरीका है? अरे आपको नहीं बोलना मत बोलिए, उसके बारे में मुद्दे को मत करिए, पर आप ग्लोरीफाई मत करिए। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इनकी है, राज्य सरकार इनकी है, उसके धनाभिधान करने की जरूरत नहीं है, उसको करवा दीजिए। तो राजनीति कौन कर रहा? जो उनका अबू आजमी का नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने कहा था मैंने इतिहास से पढ़ा था, आप उस किताब को बैन कर दीजिए, वो कुछ दूसरा किताब ना पढ़े कि जिससे कंफ्यूजन हो। तो इसका राजनीतिक मुद्दा बीएसपी क्यों खड़ी हो गई? फिर ये कहने की जरूरत संजय राउत को क्यों पड़ी कि कुछ लोग नए नए मुल्ले हो गए हैं और पता नहीं क्या क्या वो कौन सी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतिहास का ज्ञान नहीं है। तो संजय राउत को इतिहास का ज्ञान नहीं है, या फिर वो महिमा मंडन कर रहे हैं फिर औरंगजेब का? क्या कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, इस तरह की बातें की जाएंगी, तो हमें बोलना पड़ेगा ना। हमने कोई नहीं तो कैसे बोलेंगे, डिफेंड कैसे महिमा मंडन करके करेंगे? इतिहास का ज्ञान नहीं है, ये किसको बताएंगे सर? इतिहास में क्या है? इतिहास में क्या है? इतिहास को दरअसल मैथिल साहब अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, हमको जब जैसी जरूरत लगेगी मैथिल साहब, वैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। जल्दी से मैथिल साहब इसका जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद जादव साहब आपके पास भी आती हूँ, और साथ ही मेरे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी हैं। जुनैद साहब आपके पास भी बस आ रही हूँ। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, जो आज औरंगजेब की मज़ार को जो है तोड़ने का विरोध कर रहे हैं, या देखिए आज मैं ना भारतीय जनता पार्टी से डिसएग्रीड हूँ। इसलिए डिसएग्रीड हूँ कि उन्होंने वहाँ पर सिक्योरिटी लगाई है कि उस मज़ार को वो जो है सिक्योर्ड कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि औरंगजेब की मज़ार हमारे 140 करोड़ भारतवासी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब हैं, उन सब के माथे पर एक कलंक है। क्योंकि औरंगजेब इस देश का ना तो नागरिक था, ना ही इस देश की किसी भी सभ्यता से वो जुड़ा हुआ था। एक आक्रमणकारी थे, आतताई थे, जिन्होंने इस देश के अंदर लूटमार मचाई, नरसंहार किया। हमारे जो मराठा योद्धा थे, उनका जिस प्रकार से उन्होंने नरसंहार किया वो इतिहास में है। छावा मूवी देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, सबकी स्थिति किस प्रकार से उन लोगों के संग हुई। मेरा ऐसा मानना है कि इस कलंक को हटा देना अत्यंत आवश्यक है। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। अब देखिए, एबटाबाद में जिस प्रकार से ओसामा बिन लादेन को अमेरिकन सील्स ने मारा, उसको मारने के बाद वो भी चाहते तो वहां पर उसको छोड़ देते। उसकी जो लाश थी, 318 साल बाद अचानक से जो है ये पूरा का पूरा विवाद अचानक से पैदा हो गया। एक व्यक्ति की तरफ से बयान दिया गया,
ठीक है, अबू आजमी ने बयान दिया, उसके बाद ये पूरा का पूरा इशू जो है स्पार्क अप हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि 318 साल तक कुछ नहीं था भाई, करने वाला तो वही था ना, पहले भी उसी ने किया, फिर अचानक से कब्र, और आप कह रहे हैं कि इन्होंने उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अरे लॉ एंड ऑर्डर तो इन्हीं के पास है ना भाई, तो सिक्योरिटी नहीं बढ़ाएंगे तो अगर वीएचपी और बजरंग दल कह रहे हैं कि कार सेवा हो जाएगी तो फिर होने देंगे क्या देश में? बिल्कुल होनी चाहिए भाई, लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा साहब? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? तो फिर आप बाबरी मस्जिद के विध्वंस को भी जस्टिफाई करेंगे क्या? फिर आप रामलला विराजमान के ऊपर तो फिर निकलिए सब तोड़ दीजिए। नहीं निकलिए फिर सब तोड़िए के ऊपर, नहीं निकलिए और सब तोड़िए फिर लाइन से गोलियां चली तो उनको भी जस्टिफाई करेंगे। उसके बाद औरंगजेब ने जितनी मस्जिदें बनवाई, सुनिए ना, फिर बनारस में मस्जिद है ना साहब, जाकर तोड़वाइए फिर उसको भी, आप लाइन से सब तोड़वाइए जितना औरंगजेब ने बनवाया। मैंने आपको क्या बोला, जहां जहां छेड़ेंगे वहां नहीं छोड़ेंगे। आज औरंगजेब का मुद्दा उठाया गया, ये मुद्दा तब गया था, हिंदुओं ने हजम कर लिया था, लेकिन ये जो नासूर था, घाव था, उस घाव में चोट मार मार के उसे दोबारा हरा किया गया है। और उन सभी मर्द मराठाओं की आंखों में खून तैर रहा है, जिनको याद आ गया अपना इतिहास किस प्रकार से हमारे संग किया गया। जुनैद खान उस समय कमजोर थे, आज मजबूत है। जो सब शांत था, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, उसको अननेसेसरी राजनीति के लिए हर कोई आग लगाने की उसमें कोशिश कर रहा है। खुद उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी भी बोल चुके हैं, जिसकी पार्टी को आप इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं है। मतलब देश में क्या होना चाहिए? देश में यही सब चलता रहेगा फिर? मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस साहब को, बीजेपी की जो सरकार वहां है, उनको वहां की जनता ने देश महाराष्ट्र के विकास के लिए और जन लोगों के वेलफेयर के लिए, जो लोग अभी जीवित हैं उनके भलाई के लिए वहां पे चुना है, ना कि जो मुर्दे कब्रों में जा चुके हैं उनकी कब्रों को खोदने के लिए। वो जनता ने जो उनको मैंडेट दिया है वो उसका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने सेशन को सस्पेंड कर दिया। जो सेशन अगर चलता तो वो महाराष्ट्र के और जो मराठाओं के भले के लिए उसमें कुछ कार्रवाई होती है विधानसभा में, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी एक बयान जो मीडिया की बाइट चली थी उसके आधार पर आपने पूरे प्रदेश का जो व्यवस्था थी उसको, और जो अभी माहौल बिगड़ रहा है, अब यहाँ तक बात पहुंच गई है कि वो कब्र उखाड़ने की बात कर रहे हैं, लोग वहां पर कार सेवा करने की बात कर रहे हैं। ये उम्मीद नहीं थी जनता को भी, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था। एक चीफ मिनिस्टर को ये शोभा देता है। आपको दर्द क्यों हो रहा है औरंगजेब की मजार उखड़ने पे? नैथल साहब बात होने दीजिए पूरी। बोलिए जुनैद साहब, कंटिन्यू करिए। मैं कह रहा हूं कि जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने जो शपथ ली थी उनको अपनी शपथ याद रखनी चाहिए। और जो अरे आपको दर्द क्यों हो रहा है औरंगजेब की मजार उखड़ने पे, ये तो बताइए। आपके बाप दादाओं के आप उनके वंशज हैं क्या? अगर कब्रें खोदने से मराठाओं की और महाराष्ट्र के लोगों की भलाई हो रही तो सारी कब्रें जितनी चाहे सब खोद डालें, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको दर्द क्यों हो रहा है? यदि औरंगजेब की मजार को कार सेवा करके नेस्त नाबूद कर दिया जाए, जमींदोज कर दिया जाए, उस कलंक को हटा दिया जाए, तो आपको कोई परेशानी है क्या जुनैद भाई? ये बताओ, क्या आप अपना वंशज, आप अपना बाप दादा मानते हो क्या औरंगजेब को? औरंगजेब की कब्र खोद देंगे। अरे भाई तुम टेप रिकॉर्डर की तरह चल रहे हो। मैं ये बात कर रहे हैं ना, इतना तो बता दो कि आपको दर्द हो रहा है क्या? और शुरू में अगर यदि औरंगजेब की मजार को उखाड़ दिया जाएगा तो आपको परेशानी है? मैथिल जी, शुरू में जब मैंने ये कहा था कि सब किसी के बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, तो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल उसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? सरकार आपकी है, आप किससे कह रहे थे, किससे मांग कर रहे थे? सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी, स्टेट गवर्नमेंट आपकी, आप क्या किससे रहे? लेकिन बहुत ही कन्वीनियंटली जुनैद साहब आपने ये भी तो कह दिया ना कि एक छोटी सी बात, किसी ने छोटी सी बात कह दी और उसको राई का पहाड़ बना दिया गया, उसको इतना बड़ा कर दिया गया। तो आपके हिसाब से छोटी सी बात है, अगर औरंगजेब को कोई हीरो बता दे, औरंगजेब को महान शासक बता दे, आपके लिए छोटी सी बात है, पर बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को वो हर्ट करता है, तो उनको उस चीज से दिक्कत है। जल्दी से आकाश यादव जी इस पे काउंटर कुछ रखना चाह रहे हैं। यादव साहब, बीच में ये भी आरोप इसी के साथ लगा कि भाई कैसे हटाएंगे कब्र, एक तो वक्फ संपत्ति, दूसरा एएसआई संरक्षित है, और आपने इस मामले में सारा का सारा एक्शन लिया, आपने उसको एएसआई संरक्षित करवाया, आपने उसको सिक्योर करवाया। और जरा देखिए कितने सुंदर तरीके से सर पूरी मार्बल फिनिशिंग हो रखी है। किसकी? वो जहां जो भारत देश में घुसा, जिसने मंदिरों को तोड़ा, जिसने पता नहीं क्या क्या किया यहाँ पर घुसने के बाद। जाधव साहब। पूर्णिमा जी, मैं वक्त चाहूंगा इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 1951 के भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के एएसआई के माध्यम से संरक्षित है। दूसरी बात, यह वक्फ बोर्ड के अंदर चली जाएगी अगर उसके द्वारा, भी कलम 104 के अंतर्गत संरक्षित है। देखिए, किसने किया, क्या किया और किस
कलम के अनुसार किया, किस अधिनियम के अनुसार किया, ये देश जानता है। मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा कि आज हम जब औरंगजेब की कब्र की बात करते हैं, हिंदुस्तान का अगर इतिहास निकाल के देखें तो हमें मौर्य साम्राज्य 322 से लेकर गुप्त साम्राज्य, चोल राजवंश, राजपूत साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य, मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल साम्राज्य 1526 में आया, जिसमें 6वें अकबर जो औरंगजेब थे वो बादशाह थे। देखिए उसके बाद आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएंगे तो ब्रिटिशरों ने यहाँ पे कम से कम 150 साल राज किया। देखो इतिहास में तो हिंदुस्तान पे कई आक्रांतियां आए, कई बार हर एक ने जुल्म किया है। जो आक्रांता है हिंदुस्तान को सही मायने में आजादी 1947 में मिली और वो कांग्रेस ने दी, और ये कांग्रेस देश के संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहता था और उस कानून के तहत संरक्षित किया गया। जितने भी आक्रांता हुए और जितने भी शासक हुए, इन्होंने अपना अपना एक ये रखा। दूसरी बात मैं महाराष्ट्र के अंत तक बताता हूँ, ये कबर के ऊपर क्यों ये खड़ा किया गया राजनीति का। ये देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बनी जो सरकार है महाराष्ट्र की, आज मसाजोग का जो हमारा वहां का जो सरपंच है संतोष देशमुख, उसकी क्रूर हत्याकांड हुई, उसमें इनके मंत्रिमंडल के धनंजय मुंडे और वाल्मीकि कराड़ का नाम शामिल हुआ। इसके ऊपर ये चालू है। उसके बाद इन्हीं के बीजेपी के जो विधायक है सुरेश धस, उनके कार्यकर्ता भोसले ने किस तरीके से वहां पे लोगों पे अत्याचार किया। हमारे जो अभी के स्वारगेट में एक बलात्कार का, मतलब आप कह रहे हैं कि कवर अप है ये सारा का सारा, लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरीके कह रहे हैं यादव साहब कि ये पूरा का पूरा कवर अप है, मतलब ये मुद्दों पर ना गिरे इसलिए ये ऐसा करती है। ठीक है, रोहन जी इसका जवाब देंगे, ब्रिजमोहन जी भी इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए जादव साहब, आपने बड़े एग्जांपल्स दे दिए कि ये आए वो आए, भारत देश में ये किया वो किया, लेकिन जब किसी भी तरीके की मुगलों की निशानी को खत्म करने की कोशिश इस सरकार ने की, तब क्या आप साथ खड़े रहे? आपने कह दिया कि ठीक है आप करिए, हम आपके साथ हैं। एक नाम बदलने को लेकर तो आप लोग हाहाकार मचा देते हैं, एक नाम बदलता है कोई, आप लोग हाहाकार मचा देते हैं साहब। मेरा सवाल है आपसे और मैथिल जी से, उसी छावा पिक्चर से जो ये औरंगजेब की कब्र के ऊपर की बात हो रही है, उसी के अंदर बताया गया कि अनाजी पंत ने किस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज के साथ गद्दारी की। उन्होंने अकबर बादशाह को पत्र लिखा और उसमें कहा कि खत्म करके क्या करेंगे। इतना पूछ लो ना, आप इतना प्यार क्यों है मुगलों से लोगों को? क्या औरंगजेब से प्यार करते हैं आप? अरे जादव साहब ये बताइए, औरंगजेब से प्यार करते हैं क्या? आपका कोई सगे वाला लगा हुआ है क्या औरंगजेब? ये तो बताओ। या कांग्रेस पार्टी का संस्थापक औरंगजेब था, या औरंगजेब के वंशजों के आज जो शासक है वो आपकी कांग्रेस पार्टी में वो औरंगजेब के वंशज है? इतना प्यार तो मैं हैरान रह जाता हूं। इनके लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, हमारे महाराज, उसका झांसी, उनके लिए कभी प्यार नहीं जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद ब्रिजमोहन जी औरंगजेब के लिए आंसू टपक रहे हैं। ब्रिजमोहन जी आ रही हूं, फिर उसके बाद पहले रोहन गुप्ता जी जवाब दे दीजिए। रोहन जी जवाब देखिए पूर्णिमा जी, पूरा आपने अभी जो भी इंडी गठबंधन के जो लोग हैं सब आपने सबका बयान सुना। एक भी व्यक्ति ने औरंगजेब की कहीं पे खराब बात नहीं रखी। सब लोगों ने उसको कहीं ना कहीं संविधान पे लेके गए, उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज नहीं करने का उनको मन बना लिया है, और यही तुष्टीकरण की राजनीति है। मैं ओवरऑल मैसेज की बात कर रहा हूँ पूर्णिमा जी, आप भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, हम लोग जितने भी लोग बैठे जानते हैं कि ये जो मुद्दा है, मैं बीच में आपके नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ पूर्णिमा जी। मैं आपको विनती करता हूँ, अगर आपको ऐसे डिबेट करवानी हो मैं कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं करी करूंगा। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, रोहन जी फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ, जादव जी आप भी अपनी बात को रखिएगा। लेकिन ब्रिजमोहन साहब मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि महिमा मंडन हो रहा है, महिमा मंडन उसको लेकर जबरदस्त विरोध है, लेकिन हमें कब्र को संजोना है, हमें उसका संरक्षण करना है। तभी तो विपक्ष को यह मौका मिलता है कहने का कि भाई इधर सरकार आपकी डबल इंजन की बात करते हैं, केंद्र की सरकार कर दीजिए, हटा दीजिए उसको, संरक्षित स्मारक की सूची से हटा दीजिए, तोड़ने दीजिए फिर उसको। देखिए अभी हमारे INDI के एक साथी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र की जनता ने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को, आदरणीय अजीत दादा पवार को और सिद्धेश्वर साहब को इसलिए चुना है कि वो प्रदेश में कानून व्यवस्था बना के रखें और कानून के अंतर्गत काम करें। तो मैं सोचता हूँ कि अगर देवेंद्र फडणवीस साहब ने कोई बात की है
तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ तो गृह मंत्री भी हैं, उनको मालूम है कि उनका दायित्व क्या बेहतर है और किस प्रकार से उनको कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अभी आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया, 138 देश के लोग रायसीना डायलॉग में वहां पर उपस्थित थे। देश के प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के विकास के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री पूरे देश के विकास के लिए बात कर रहे हैं। यही बात INDIA के लोगों को नहीं पच रही है और इसके चलते ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश प्रगति के रास्ते पे आगे चले, क्योंकि देश ने पूरी ताकत के साथ मैंडेट दिया है हमारे NDA को, पूरी शक्ति के साथ मैंडेट दिया है महाराष्ट्र में, और हमारी सरकारें पूरी तौर से आम आदमी के उत्थान के लिए, आम आदमी की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रही हैं। लेकिन ये इस प्रकार से 318 साल पहले के किसी व्यक्ति को लेकर आते हैं और उसका महिमा मंडन करने लगते हैं। मैं सोचता हूँ इन सारे मुद्दों की भी जरूरत ही नहीं थी। उसके उपरांत भी इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के उठाए जाने वाले मुद्दों की पूरी तौर से निंदा करती है, और जहां तक प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला है, हमारी सरकार पूरी तौर से कानून के अंतर्गत जो काम करना चाहिए, जो संरक्षण देना चाहिए, जिसको देना चाहिए उसको वो संरक्षण मिलेगा, इसका मैं आपको पूरी तौर से विश्वास दिलाना चाहता हूं। जहां तक बात इस कब्र की है, तो मैं एक बात कह दूं कि जब औरंगजेब आगरा से निकले तो उन्होंने ये कहा था कि मैं छत्रपति संभाजी को गिरफ्तार करके आगरा लेकर आऊंगा। क्या हुआ? उनको अपनी उस व्यक्ति को वहीं पर मौत के मुंह में जाना पड़ा। इससे पता लगता है कि हमारा जो मराठा समाज है, हमारा जो महाराष्ट्र का गौरव है, वो बरकरार रहा, और चाहकर भी वो नहीं कर पाया जो आक्रांत जो वो वहां पर करना चाहता था। मैं तो सोचता हूँ ये हम लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात थी कि उस आदमी ने जो पूरी तौर से नरसंहार कर रहा था और हमारे छत्रपति संभाजी को लेकर आना चाहता था, हमारे मराठा समाज के लोगों ने उसको वहां पे उसको वहां पे पराजित किया और अल्टीमेटली उसको वहां पे इसी महाराष्ट्र में हेडलाइंस रेडी होंगी तो बताइएगा। लेकिन इसी महाराष्ट्र में सर फिर इस बात का विरोध करने वाले भी तो लोग हैं कि कब्र क्यों तोड़ रहे हो। जो ऐतिहासिक तथ्य है वो तो यही है कि वो वापस नहीं जा पाया, उसको वहीं की मिट्टी में दफनाना पड़ा। ये मराठा जो हमारे मराठा की जो शक्ति थी, ये उसका परिणाम था। मैं सोचता हूँ ये तो एक हमारे लिए, मैं मराठा समाज की जब बात सोचता हूँ तो मुझे लगता है उनके लिए गौरव की बात है। वो महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात थी कि जो आक्रांता आया था उसको उन्होंने वहां की मिट्टी में ही दफना दिया। अब इसके बाद की जो व्यवस्था, अगर कोई सरकार कुछ करना चाहती है तो निश्चित रूप से सरकार को कानूनन जो है SI का जो नियम है उसके अंदर काम करना चाहिए। सरकार उसको लेकर आगे करेगी। रोहन गुप्ता जी जल्दी से अपना जवाब रखिएगा सर। पूर्णिमा जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि पूरी अगर आप ये डिबेट देखेंगे उसमें एक ही चीज आपको कॉमन मिलेगी कि जो तुष्टीकरण कितने चरम तक ये इंडी गठबंधन के जितने भी साथी उनके सर पे चलेगी, एक ऐसा मुद्दा जिसका आज कोई महत्व नहीं है। औरंगजेब का जो उसने किया उसको कोई इतिहास बदल नहीं सकता है, ना भविष्य बदल सकता है, पर आज भी उसको डिफेंड करने वाले लोग बैठे हैं। कहां से देश इनके ऊपर भरोसा करेगा? अरे जो गलत किया बोल दीजिए, मामले को आगे बढ़ाइए। तूल तो आप लोग दे रहे हैं, तारीफ करके तूल दे रहे हैं, उसको जस्टिफाई करके तूल दे रहे हैं। अरे मत करिए, देश माफ नहीं करेगा आपको। वो एक आक्रांता था, है और रहेगा। उस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता, उसके अत्याचारों को कोई नहीं भुला सकता। वो आदमी जो अपने परिवार का नहीं हो, किसी और का क्या होगा, उसको ग्लोरीफाई करना, मुझे लगता है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है। और मैं बोल रहा हूँ ये कमनसीबी है पूरे देश की कि आज भी ऐसी पार्टियां बची है जो इस प्रकार के लोगों के साथ में खड़ी है। ये सिर्फ तुष्टीकरण की उनकी माइंडसेट दिखाता है जिसको कोई नहीं बदल सकता है। वो हम कुंभ के रिएक्शन की बात करें, बांग्लादेश में वो हिंदुओं के अत्याचार की बात करें या औरंगजेब की बात करें, तीनों के पीछे सेंट्रल मुद्दा है तुष्टीकरण का, जो इनके ब्लड में से, उनके रक्त से नहीं निकल सकता। ठीक है। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, स्वागत करती हूँ आपका दहाड़ की इस चर्चा में। और क्योंकि सर आपकी तरफ से बयान आया कि कब्र को नहीं तोड़ना चाहिए, सनातन इसकी इजाजत नहीं देता है, मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि एक पूरी की पूरी रो है जो महिमा मंडन कर रही है औरंगजेब का, एक वो वर्ग है जो कब्र को तोड़ देना चाहता है। ये सियासी मामला एक सियासी रूप ले चुका है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि कब्र को नहीं तोड़ना चाहिए, फिर क्या होगा इस विरोध का जो हो रहा है? देखिए पूर्णिमा जी, कब्र को तोड़ना एक अलग पहलू है और औरंगजेब के को महिमा मंडित करना, उसको ग्लोरीफाई करना, ये एक अलग पहलू है। औरंगजेब एक क्रूर बादशाह था। उसने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया। वो पूरे देश के हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता था। उसने हिंदुओं के ऊपर इतना जुल्म किया, इतने टैक्स लगाए
इतनी हत्याएं की, ये जग जाहिर है। तो औरंगजेब को ग्लोरीफाई तो किया ही नहीं जा सकता। हमारे भारत के जो हीरो हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों को दीवार में चिनवाने का काम किया औरंगजेब ने किया। तो औरंगजेब को ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता है। औरंगजेब भारत का हीरो नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो विध्वंस का समर्थक नहीं है। हमारा सनातन धर्म किसी की मूर्ति तोड़ना, किसी की कब्र तोड़ना, किसी की मजार तोड़ना, किसी का घर तोड़ना और मस्जिद तोड़ना, कभी कभी आपने भारत में हिंदुओं को मस्जिदों को तोड़ते हुए देखा है? मस्जिदों में आग लगाते हुए देखा है? नहीं। ये तो तालिबानी संस्कृति है, ये तो ISIS करती है, ये तो बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश में किस तरह से बुतों को गिराया गया, स्टैचू हटाए गए, किस तरह मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ा गया। हमारा सनातन सृजन की बात करता है, विध्वंस की बात नहीं करता। तो मैं औरंगजेब को एक क्रूर बादशाह मानता हूँ, भारत का शत्रु मानता हूँ, भारत हिंदुओं की आस्था पर ठेस करने वाला मानता हूँ। बट हमारा जो शास्त्र है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो रवायत है, हमारी जो परंपरा है, जो भारत की सभ्यता है, जो भारत के संस्कार है, जो शास्त्र कहता है, जो सनातन कहता है, वो ये कहता है अगर दुश्मन की मौत भी हो जाए तो उस पर भी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। और जो तालिबानी संस्कृति है वो क्या है? आप रोज वीडियो देखते हैं कि आदमी को गोली मार के वो मर गया, उसकी बॉडी को, पार्थिव शरीर के ऊपर नाचते हैं। ये विभत्स, ये मानवता के प्रमोद कृष्णम जी फिर ये भी तो कह रहे हैं कि ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है ना, अगर एक्शन ही नहीं होता तो फिर उसका रिएक्शन ही नहीं आता। नहीं, ये देश भगवान राम का देश है, ये देश भगवान कृष्ण का देश है, ये देश महात्मा बुद्ध का देश है, ये देश विवेकानंद का देश है, ये देश महात्मा गांधी का देश है। हम भगवान राम का रावण से युद्ध हुआ, लेकिन रावण जब परास्त हो गया, रावण का जब वध हो गया, रावण जब धरती पर गिर गए, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा उन्हें जाके प्रणाम करो। ये वो देश है। हम लोग अगर हम भी मूर्ति तोड़ना शुरू कर दिए, हमने कब्रें, हम मुर्दों से क्यों लड़ें? गड़े मुर्दे उखाड़ने की अनुमति सनातन नहीं देता, मुर्दों से लड़ने की अनुमति सनातन नहीं देता, किसी मूर्ति को तोड़ने की अनुमति सनातन नहीं देता। मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन जो लोग औरंगजेब को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, जो लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करना चाहते हैं, उनकी भारत में कोई जगह नहीं है। ये दोनों अलग अलग विषय हैं। नहीं तो जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं फिर उनकी मंशा क्या है? क्योंकि एक नहीं है ना आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अब तो बहुत लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से या तो औरंगजेब और औरंगजेब को लेकर जो विरोध हो रहा है उसको डिफेंड कर रहे हैं, या फिर शुरुआत में औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया, ये तक बता रहे हैं कि बाकी लोगों को तो इतिहास ही नहीं पता है, नए नए मुल्ले बन गए। मतलब इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है विरोध में। देखिए, अगर कोई आदमी ये कहता है औरंगजेब महान था, औरंगजेब ग्रेट था, औरंगजेब को महिमा मंडित करता है, तो मैं मानता हूं कि वो तो जिन्ना की मानसिकता पे चलता है। औरंगजेब चला गया, जिन्ना चला गया, लेकिन जिन्ना की जो आत्मा है, जिन्ना की जो रूह है, वो कुछ लोगों में घूम रही है। और जो जिन्ना की रूह घूम रही है वो कभी ना सनातन के हो सकते हैं और ना भारत के हो सकते हैं, क्योंकि भारत को और सनातन को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। और औरंगजेब सनातन का विरोधी था, सनातन के विरुद्ध था। औरंगजेब को कतई औरंगजेब की सराहना नहीं की जा सकती है, मगर किसी की कब्र को तोड़ना ये हमारी संस्कृति नहीं है। अगर हम भी कब्रें तोड़ेंगे, हम भी मस्जिद तोड़ेंगे, हम भी विध्वंस करेंगे, हम भी किसी को हाथ में AK-47 लेके निर्दोष लोगों की हत्याएं करेंगे, तो फिर तालिबान में और हम में फर्क क्या रह जाए? दिस इज द पॉइंट। हमारा धर्म जो सनातन है, सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान, हमारा सनातन तो भगवान बुद्ध के भगवान महावीर के रास्ते पे चलता है, महात्मा गांधी के रास्ते पे चलता है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। और परहित सरस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, जनसेवा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक विषय है औरंगजेब की कब्र को तोड़ना, दूसरा विषय है औरंगजेब को ग्लोरीफाई करना। दोनों अलग अलग पहलू हैं। मैं औरंगजेब की नीतियों का, औरंगजेब का विरोध करता हूं, मगर हमारा सनातन भारत की परंपरा किसी मुर्दे की कब्र को खोदना, उखाड़ना, उसके शव के साथ बदतमीजी करना, ये इसकी इजाजत नहीं देता। दोनों अलग अलग बात है। ठीक है आचार्य जी, जरा रहिएगा साथ में, कुछ और प्रतिक्रियाएं जरा मैं ले लेती हूँ, बाकी मेहमान भी क्योंकि मेरे साथ है। जादव साहब आपका काउंटर लेती हूँ, फिर उसके बाद आती हूँ आपके पास। जादव साहब, आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी आपने सुना
और वही सवाल उन्हीं लोगों पर जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और एक नहीं कई और हैं। आपकी पार्टी के भी कई ऐसे लोग जो लगातार औरंगजेब को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। फिर अगर आप किसी के अगर जख्म कुरेदेंगे तो क्यों उन जख्मों को कुरेद के याद दिलाना चाहते हैं कि देखिए क्या किया था किसी ने आपके साथ? पूर्णिमा जी, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से पूरी तरीके से सहमत हूँ। उन्होंने जो बात रखी है वो सही रखी है। ये देश सनातन संस्कृति में हमें जिस तरीके से कोई चीज का डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें ये नहीं दिया जाता है। औरंगजेब आक्रांता था, औरंगजेब ने जुल्म किए, ये उतना ही इतिहास है जो वास्तविकता से भरा हुआ है। दूसरी बात मैं बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसका तुष्टीकरण की राजनीति, महाराष्ट्र के ही मंत्रिमंडल के एक मंत्री नीलेश राणे क्या कहते हैं कि हम मल्हार मटन का एक ये करेंगे, और मटन जो है वो हिंदुओं ने मल्हार मटन जो हलाल नहीं, जो ये होता है जो झटका वाला होता है वही खाना चाहिए। इस तरीके से भाषा महाराष्ट्र में हो रही है। तो तुष्टीकरण की राजनीति पूर्णिमा जी कौन करना चाहता है? देखिए, दरअसल महाराष्ट्र के अंदर हो क्या रहा है, किसानों को अपना मूल्य नहीं मिल रहा है, किसानों को कर्जा माफी नहीं मिल रही है। 1500 रुपए 2100 रुपए देने का वादा किया था लाडली बहना में, 1500 भी नहीं दे पा रहे। 500 रुपए मिल रहे पीएम किसान की माध्यम से। हमारे जो दूसरे विषय है, जैसे आज बजट पारित हुआ महाराष्ट्र के अंदर, सोशल जस्टिस के 7,500 करोड़ रुपए की कटौती दी गई, जिसके अंदर सबसे बड़ा शेड्यूल कास्ट है, विजेएनटी है, ओबीसी है, इनका हक का पैसा छीना जा रहा है। आदिवासी विकास विभाग का 4,500 करोड़ का बजट का कटौती हुई। तो ये क्रूरता नहीं है तो क्या है? आज जिस तरीके से औरंगजेब ने क्रूरता की, उसी तरीके की क्रूरता महाराष्ट्र में हो रही है। जानकारी दे रहे हैं बजट को लेके। मुद्दा अभी बजट ठीक है, गलत मुद्दा उठाया है इन्होंने। बिल्कुल देखिए, ये महाराष्ट्र के मुद्दों से अच्छा 30 सेकंड रखूंगी, इसके बाद उसमें अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। लेकिन जादव साहब, आपने अभी क्योंकि मलाड सर्टिफिकेट की बात की, अगर इतनी ही दिक्कत आपको हलाल सर्टिफिकेट पर भी रही होती या उस पर भी ऑब्जेक्शन रहा होता तो फिर क्या बात है? आपने अभी उसका जिक्र किया, इसलिए मैंने किया, वरना मैं उसको लाने नहीं वाली थी सर। हर इस देश के अंदर मैं उसको वरना लाने नहीं वाली थी। मैथिल साहब 30 सेकंड करने वाले कौन है? हम 30 सेकंड में वाइंड अप करेगा। 30 सेकंड मैथिल साहब। दिक्कत हुआ है। देखिए पूर्णिमा जी, आखिर ये बात यहां तक पहुंची क्यों? यदि कांग्रेस और ये समूचा इंडी गठबंधन अबू आजमी की जुबान उसी दिन बंद कर देता जिस दिन वो मुंबई में खड़े को कह रहे थे कि हिंदुओं की माओ ने दूध नहीं पिलाया होगा यदि हम 6-7 लोग जीत के आ जाएंगे। उसके बाद वो औरंगजेब को महिमा मंडन करते हैं। मैं एक बात कहता हूं छोटी सी, औरंगजेब की मजार बिल्कुल सहमत हूं मैं कि तोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन औरंगजेब एक सोच है और उस सोच को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। उसके लिए उसका इलाज यही है कि औरंगजेब के समर्थकों को 30 सेकंड। बिल्कुल, मैं इस बात से पूर्णिमा जी पूरी तौर से सहमत हूं कि जिस प्रकार से औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको एक बड़ा भारी व्यक्ति के रूप में देश के सामने पेश किया जा रहा है, हम लोग इस बात से पूरी तौर से असहमत हैं। मैं सोचता हूं कि उनके बाद एक आक्रांता की महिमा मंडन करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बावजूद भी विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाकर एक बहुत अच्छी सरकार जो काम कर रही है उसके काम को चूंकि वो रोकना चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि ये सारे महाराष्ट्र की जनता के हित में काम हो, उसको रोकने की प्रक्रिया का हिस्सा है ये। संजय द्विवेदी जी, 153 करोड़ हमारी जनसंख्या है, उसमें एक समाजवादी पार्टी के विधायक ने एक बात कह दी, औरंगजेब का नाम ले लिया। किताब देख के उसने कहा किताब को बैन करिए पहले। और मैं कहता हूँ उस बात एक आदमी की वजह से, मैं क्या कह रहा हूँ, या कौन ऐसा नेता है या कौन ऐसी पार्टी है जो औरंगजेब की बड़ाई कर रही हो, जिसने औरंगजेब की महिमा मंडन किया हो, जो रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं। मैं तो कहता क्रूर शासक था, उसने हम हिंदुओं को जितनी यातनाएं दी है, रोहन जी क्लोजिंग कमेंट शासक ने नहीं दी। ठीक है सर, लेकिन उनकी किताब जो उन्होंने पढ़ी, बाकियों ने दूसरी किताबें भी पढ़ी ना जो उन्होंने नहीं पढ़ी थी। रोहन जी 30 सेकंड। मैं वापस मेरी बात पे आता हूँ कि इस मुद्दे की शुरुआत इंडी गठबंधन के जो साथी पक्ष हैं उसी के एक एमएलए द्वारा की गई। अगर ये पार्टी आज जो कह रही है कि नहीं औरंगजेब तो आक्रांता था, ये था, आप उस समय पे बोल देते। एक भी इसमें से जो एक भी बैठा है पूरे सारी डिबेट निकाल के देख लीजिए, कहीं पे भी उसका जो महिमा मंडन करने वालों का उन्होंने खंडन नहीं किया। देश की जनता कैसे भरोसा करेगी आपको?
उस व्यक्ति ने जिसने महिमा मंडन किया, इस मूवी के आने के बाद में मुद्दा आप उछालेंगे, जनता उसका रिएक्शन देगी, हकीकत आपके सामने लेके आएगी, फिर भी गलती भाजपा की निकालेगी। यही जो दोगलापन है, जो ड्यूअल फेस है, जनता इसको माफ नहीं करेगी पूर्णिमा जी। और आक्रांता कहने में क्या समस्या? देश की जनता पूरी तरीके से, जुनैद साहब 30 सेकंड रखिए। कोई नहीं है, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा उठाया। 2 मार्च को असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से करी। एक वो भी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और उस मुद्दे को उन्होंने वहां से उठाया। फिर एक पत्रकार ने सपा के एक एमएलए से प्रतिक्रिया मांगी। उसके बाद महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको राजनीतिक जितना उसका उन्हें माइलेज लेना था, लाभ लेना था, उन्होंने लेना शुरू कर दिया। इस तरीके की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र रहा है। आचार्य जी एक अंतिम सवाल बस आपसे लेते हुए बस चर्चा खत्म करूंगी। सर समय खत्म हो गया है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ये विवाद थमना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब तो ये शुरू हो चुका है और इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कड़े कदम उठाना। देखिए पूर्णिमा जी, मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राजनीतिक लाभ कौन लेना चाहता है कौन नहीं लेना चाहता ये एक अलग विषय, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग आज ये बात मैं कह रहा हूं कि औरंगजेब की कब्र को नहीं तोड़ा जाना चाहिए क्योंकि हमारा सनातन इसकी इजाजत नहीं देता जी। मगर जो लोग औरंगजेब की कब्र नहीं तोड़ी जानी चाहिए और उसमें राजनीति घुस रहे हैं वो गलत है। वो औरंगजेब से अपने आप को जो जोड़ रहे हैं, इसीलिए मैंने शुरू में सर सवाल किया था कि औरंगजेब को वापस से राजनीति जिंदा क्यों करना चाहती है, और यही मूल सवाल भी है और इसका जवाब तलाशने की जरूरत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहन गुप्ता, चर्चा में आप शामिल हुए। प्रमोद कृष्णम जी आपका भी धन्यवाद। आकाश यादव जी, ब्रिजमोहन जी आपका भी शुक्रिया। संजय द्विवेदी जी, जुनैद खान साहब और सूर्य प्रकाश मैथिल जी स्टूडियो में थे।